Hello, friends. Let's see today the summary of The Old Man and the Sea, a novel by Ernest Hemingway. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स बनते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, साथ ही साथ डिटेल्ड समरी भी देख लेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आप उन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से करेक्टली कर सकें जो पूछे जाने के चांसेस भी रहते हैं। पब्लिश किया गया था नोवेल 1952 में। उससे पहले 1942 में ही उनका एक नोवेल पब्लिश फॉर होम द बेल टोल्स, जो कि 1940 में आया था, और 1950 में उन्होंने एक नोवेल पब्लिश किया। उसके बाद 1952, तो कुल मिला के करीब 10 साल का गैप था इनके कुछ वर्क्स में, और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे ये नोवेल पब्लिश हुआ तो 1953 में इस नोवेल के लिए उनको पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। और जब नोबेल प्राइज दिया गया 1954 में, तो नोबेल प्राइज सेरेमनी में स्पेशली इस नोवेल का मेंशन किया गया। इसकी थीम्स को मेंशन किया गया कि जो थीम्स हैं इसकी, लाइक मैन वर्सेस नेचर, आइसोलेशन वर्सेस स्ट्रगल, डिफीट वर्सेस डिस्ट्रक्शन, परसिवरेंस वर्सेस एंड्योरेंस, और कभी हार ना मानने वाली जो स्पिरिट है, उस थीम को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। नोबेल सेट है गल्फ स्ट्रीम, क्यूबा में। एंड इसको एक एपिक मेटाफर के तौर पर भी हम ले सकते हैं। जैसे लाइफ का जो ओवरऑल स्ट्रगल रहता है हमारी ज़िंदगी में किसी भी टारगेट को, एम को अचीव करने का, तो एपिक मेटाफर के तौर पर भी इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा एक रियल कैरेक्टर था क्यूबा का, फिशरमैन, जो इनका एक बोट था, पिलर, उसका जो कैप्टन था, ग्रेगोरियो फेउंटेस। उस कैरेक्टर पे बेस्ड किया है इन्होंने अपना एक कैरेक्टर सेंटियागो, जो कि इस नोवेल का प्रोटेगनिस्ट है। एलेगोरिकल स्टोरी है जिसमें तमाम बातें बताई गई हैं, जैसे ह्यूमन स्ट्रेंथ, लोनलीनेस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। तो सिंपल है तो एक नोवेला टाइप, लेकिन जो डीप एक मीनिंग छिपी हुई है इस नोवेल में, तमाम जो थीम्स इंक्लूड की गई हैं, उस हिसाब से इसको नोवेल की कैटेगरी में ही रखा जाता है। बट इट इज शॉर्टर देन मैनी वर्क्स पब्लिश्ड बाय हेमिंगवे इन हिज लाइफ टाइम करियर। तो ओवरऑल ये कंटेक्स्ट की बात हो गई। बात करते हैं कैरेक्टर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स इस नोवेल में नहीं है। प्रोटैगनिस्ट सैंटियागो एक बुजुर्ग फिशरमैन है। उनकी फिशिंग स्किल्स धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं या कम हो रही हैं। लोग उनको अच्छे से उनका मज़ाक बना रहे हैं कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम छोड़ दो, क्योंकि फिशिंग बहुत ही रिस्की और स्किल रिक्वायरमेंट वाला काम है। बट लोगों को वो गलत साबित करते हैं। ही इज हम्बल, डिटरमाइंड, डिफाइंट एंड हाई स्पिरिटेड। इसके अलावा ही इज द सिंबल ऑफ नेवर एंडिंग क्वेस्ट फॉर एमेनिसिपेशन, का मतलब जैसे अपने आप को पराकाष्ठा पर पहुंचाना, मोक्ष प्राप्त करने टाइप, कि जो भी कल्मिनेशन है लाइफ का, अंततः उसको प्राप्त करने का एक सिंबॉलिकल कैरेक्टर है ये। मैनलिन एक लड़का रहता है छोटा सा, जो कि सेंटियागो को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनको एडमायर करता है एंड कंसिडर्स हिम एज फादर फिगर। उसके माँ-बाप उसे डाँटते हैं कि भाई तू इसका साथ छोड़ दे, तेरे बस कुछ भी नहीं सिखा रहा है बुजुर्ग सैंटियागो, और ही इज़ फिनिश्ड, किसी और को पकड़ो जिससे कि वो तुम्हें फिशिंग स्किल्स सिखाए, कुछ लाइफ स्किल्स सिखाए। बट ये उनका साथ नहीं छोड़ता है और किसी न किसी ढंग से सैंटियागो के काम आता रहता है। वैसे तो द मार्लिन एक मछली है जिसके ऊपर ये नॉवेल एक तरह से कहानी में शामिल है। लिखते हैं वो कि किस तरह से उसको उन्होंने, सैंटियागो ने उसको किल किया, कैसे उसको शोर तक लाया, कैसे क्या-क्या स्ट्रगल्स, एडवेंचर्स रहे हैं। लेकिन एज़ इम्पोर्टेंट part of the narrative, it is considered here as a character. Santiago battles for several days for the fish marlin, though not human, but she presents dignity, beauty and power of nature. Definitely पावर ऑफ नेचर की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि जैसे व्हेल जैसी मछली, जो कि द बिगेस्ट मैमल कहा जाता है उसके बारे में, कि अगर अपने पे आ जाए तो बड़े बड़े जहाज़ों को पलट देती हैं। क्या मतलब एक तरह से पावर है उनकी, जो कि कुदरत ने उनको दी हुई है। तो कुल मिला के जो नेचर का जो पावर इम्पैक्ट एलिमेंट है, वो मार्लिन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। एंड शी इज वर्दी अपोनेंट टू सेंटियागो। यहाँ पे वो मिस टाइप या मिसिंग हो गया है, यू कैन रीड इट सेंटियागो। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ द नोवेल। कहानी कहाँ से शुरू होती है? सेंटियागो को पिछली मछली पकड़े हुए कितने दिन हो चुके हैं? 84 डेज। ही हैज गॉन विदाउट
कैचिंग अ फिश फॉर 84 डेज। हाउ मेनी डेज? 84 डेज। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। नाउ इट इज 85th डे। अब वो अपने आप को सोच रहा है कि कैसे क्या करूं। लोग उसको अनलकी समझने लगे हैं, लोग उसकी फिशिंग स्किल्स का मजाक बना रहे हैं। मैनलिन जो कि उसका अप्रेंटिस कह सकते हैं, कि एक जिसको वो सिखा रहा है फिशिंग स्किल्स, उसके माँ बाप भी उसको समझाने लगे मैनलिन को, भाई सेंटियागो के साथ छोड़ दो, ही इज अनलकी फिशरमैन, और अब वो मछली नहीं पकड़ पाता है, तुम किसी और का साथ पकड़ो जिससे कि हमारा जो प्रोफेशन है फिशरमैन का वो चलता रहे। लेकिन लड़का सेंटियागो को फादर फिगर के तौर पे मानता है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो सेंटियागो को छोड़ता नहीं है और किसी न किसी ढंग से काम आता रहता है। मतलब कभी उनके लिए कॉफ़ी ले आता है, कभी जो टेरेस रेस्टोरेंट है वहाँ से खाना ले आता है, और कभी सेंटियागो से आके मजाक करता है। दोनों के इंटरेस्ट कॉमन है, जैसे बेसबॉल और कुछ और स्पोर्ट्स की बात वो करते रहते हैं। तो कुल मिला के सेंटियागो का जो अकेलापन है उसको मैनुलिन भरपाई करता रहता है अपनी बातों से। इंटरेस्ट है दोनों का कॉमन। कुल मिला के एक थीम है लोनलेस की, उसमें भी मैनुलिन उस थीम को रिप्रेजेंट करता है, सेंटियागो की लोनलेस को आकर के कम करने की कोशिश करता रहता है। 84 days have gone without catching a fish। अब ओल्ड मैन सैक का मतलब जिस वो झोपड़ी में रहता है उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा किया गया है, उसको देख लेते हैं। पाम लीव्स की ऑयल्स, पाम लीव्स से बना हुआ उसका एक छोटा सा हट है या उसकी झोपड़ी है जहाँ वो रहता है। और उस घर में क्या क्या है झोपड़ी में? देयर इज अ टेबल, अ बेड, अ चेयर एंड स्मॉल प्लेस टू कुक। और ये बहुत ही गरीबी की जिंदगी जी रहा है, उसके घर में चावल या कुछ खाने की चीजें नहीं है। दो पिक्चर्स उस झोपड़ी की दीवार पे लगी हुई हैं, द सैक्रेड हार्ट एंड जीसस, सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस एंड वर्जिन ऑफ कॉबर। ये कुछ पिक्चर्स, दो ही पिक्चर्स लगी हुई हैं उसकी पत्नी की निशानी के तौर पे उस हट में, और वो अकेला रहता है। ही इज लिविंग वेरी सिंपल एंड पुअर लाइफ। एक रेस्टोरेंट है द टेरेस, उसका मालिक भी सेंटियागो को पसंद करता है, तो जब कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो उधार ले लेता है उससे, खाना भी पैसा भी, उसकी वो मदद कर देता है। अब सेंटियागो 85th डे में अब एक लॉटरी का टिकट खरीदता है, ये सोच करके कि अब मेरा लक हो सकता है 85th डे में मेरा लक बदल जाए और मैं कुछ जीत जाऊं। तो लॉटरी का टिकट भी खरीदता है इस मैनुलिन के साथ। बाकी अपने फिशिंग पे तो डेली ही जा रहा है, 84 डेज हो ही चुके हैं, 85th डे भी जाने की तैयारी करता है। मैनुलिन और सेंटियागो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों बात करते हैं अफ्रीकन लायंस की। डमाजियो ये एक अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हैं, बेसबॉल में दोनों का इंटरेस्ट है। और सेंटियागो डमाजियो का बहुत ही एक हार्ड डाई हार्ड जैसे कहते हैं फैन है, और काफ़ी तारीफ करता है, क्योंकि कई बार इसका एक पैर टूट गया था डमाजियो का, फिर भी वो खेलता रहा और डेफिनेटली उसने उस गेम को जीता। तो ये इंस्पिरेशन है ओल्ड सेंटियागो के लिए कि यस, मैन कैन नॉट बी डिफीटेड वेन एवर ही इज फ्री। जब कभी वो फ्री होता है, जब कभी वो सोता है, तो अक्सर उसके सपने में कौन आता है? अफ्रीकन लायंस ऑन द गोल्डन बीच। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्जाम में, यूजीसी नेट में भी आया हुआ है कि जब कभी सेंटियागो सोता है तो व्हाट डज ही ड्रीम अबाउट? देन ही ड्रीम्स अबाउट, आंसर है ही ड्रीम्स अबाउट द लायंस ऑफ अफ्रीका ऑन द गोल्डन बीच। अब 85th डे है, वो जाने की तैयारी कर रहा है फिशिंग पर। मैंडलिन उसको ऑल द बेस्ट बोलता है, क्योंकि वो साथ नहीं जा रहा है, उसके माँ बाप ने उसको रोक रखा है। सेंटियागो अकेला ही जा रहा है 85th डे, और मैंडलिन उसको ऑल द बेस्ट बोल देता है। सेंटियागो निकल जाता है, बहुत इस बार सोचता है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक समुद्र में बहुत दूर तक वो चला जाता है, और तमाम मछलियों के लिए जो वो चारा बेट्स का मतलब जो चारा डालता है मछलियों के लिए पकड़ने के लिए, उसको वो लगा देता है। सार्डिन टाइप एक मछली होती है, उसको लगा देता है। वो देखता है कि कुछ बर्ड्स उड़ रही हैं, कुछ स्मॉल फिश इधर उधर तैर रही हैं। तो इन सबको देखने के बाद उसको समझ में आता है कि डेफिनेटली देयर इज अ बिग फिश अराउंड। आसपास को लगता है डेफिनेटली एक बड़ी सी मछली आने वाली है, और वो तैयारी करता है। अब क्योंकि ये 85th डे था, तो सेंटियागो वाज डेस्परेट टू कैच अ बिग फिश एंड टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग अबाउट हिज फॉलिंग फिशिंग स्किल्स। लोग कहते हैं कि वो उसकी स्किल्स डेटरिएट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, तो वो अपने आप को साबित करना चाह रहा है। सूरज क्योंकि निकला तो बहुत जल्दी में था, लेकिन धीरे धीरे सूरज जो है उगा, और उगने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली चमक रहा है, हल्की हल्की धूप आ गई है, और उसको उस धूप में
समुद्र में ह्यूमिडिटी भी रहती है, थोड़ी उमस रहती है, तो उस वजह से उसको पसीना भी आना शुरू हो गया है सैंटियागो को। कुछ समय बाद, इंतजार करते करीब 3-4 घंटे बाद, सैंटियागो को एहसास होता है कि जो भी तार है या जो रस्सी है जिसमें बेट लगा के वो मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको लगता है उस कांटे में एक पुल, लगता है कि कोई खींच रहा है थोड़ा सा। कुछ देर बाद को समझ में आता है कि एक मार्लिन, ग्रेट मार्लिन बोला गया है क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशालकाय मछली होती है, वो आकर के फंस गई है। कितनी नीचे है? ऑलमोस्ट 100 फैदम्स डीप, 100 फैदम डीप गहराई में मछली आकर के फंस गई है। अब इसको, क्योंकि वो हुक में फंस चुकी थी, कांटे में फंस चुकी थी, तो उसने क्या किया, क्योंकि वो काफी बड़ी है, इसके बोट से भी बड़ी है, तो उसने, जैसे कि जब गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो उसको टोइंग करके ले जाया जाता है बड़ी गाड़ी के द्वारा, तो ठीक उस तरह से मछली ने उसके बोट को टोइंग करनी शुरू कर दी। जहां जहां वो तैर रही है, उसकी रस्सी में फंसी हुई बोट को ठीक उसी तरफ वो ले जा रही है। अब सैंटियागो के लिए ये जो गेम है, मछली का जो शिकार है, इट वॉज बिगर देन ही एक्सपेक्टेड। सैंटियागो ने जब ये सब देखा समझा तो ही वॉज विशिंग एंड ही वॉज मिसिंग मैडेलिन। उसको लग रहा था कि काश आज मैडेलिन मेरे साथ होता, आज मेरा भाग्य बदलने वाला है, और आज अगर वो होता तो ये जो सबसे अच्छा उसका क्लास रहता आज का, और उसमें वो प्रैक्टिकली सीखता कि कैसे इतनी बड़ी मछलियों को कैसे काबू में किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, ओवरऑल फाइनल टच दिया जाता है। तो वो मिस मिस कर रहा था, एक तो उसकी वजह से भी, दूसरा अकेला भी पड़ रहा था, हेल्प के लिए भी मिस कर रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी मछली को संभालना भी उसके अकेले बस की बात नहीं थी। अब वो उम्मीद कर रहा था कि फिश धीरे धीरे थक जाएगी और अपना कुछ तैराकी का जो डायरेक्शन है, कोर्स है, उसको बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो लगातार तैरती रही, धीरे धीरे दिन बीत गया, रात बीत गई। रात होने के बाद अगले दिन सुबह, नेक्स्ट डे सुबह, सैंटियागो उम्मीद करने लगा कि अब तो ये थक गई होगी, अब थोड़ा सा सरफेस के ऊपर आए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब वो बहुत कुछ सोच रहा है कि करूं तो करूं क्या। दोनों बस एक दूसरे से बंध से गए हैं, ना वो मछली का कुछ कर पा रहा है, ना मछली उसका कुछ कर पा रही है। मछली हुक में फंसी हुई है, और वो ना इसका कुछ कर पा रही है, ना ओल्ड मैन सैंटियागो उसका कुछ कर पा रहा है। अब वो हताश होकर के, हताश तो उतना नहीं हुआ, थकान में आने के बाद उसके विचार बदल गए। वो सोचने लगा कि बेसबॉल की लीग चल रही है, काश मेरे पास एक रेडियो होता जिससे मुझे मैच का स्कोर पता चलता रहता, जैसे अपने लोग क्रिकेट कमेंट्री सुना करते हैं कि क्या हुआ होगा। और इस तरह से वो थोड़ा डे ड्रीम में खो गया। अब वो मार्लिन के बारे में भी सोचने लगा कि इतनी विशाल मछली मैंने फंसाई है, मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, डेफिनेटली मेरी गरीबी, मेरे कुछ बुरे दिन कुछ दिनों के लिए टल जाएंगे, अच्छा समय आएगा, ऐसा सब सोचने लगा। अब जो भी उसकी रस्सी का जो रिजर्व कोयल था, धीरे धीरे वो सब यूज हो गया, क्योंकि मछली और ज्यादा गहराई में चली गई। अब उसने तेज चिल्ला के कहा अकेले उस समुद्र में, क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं है, तो उसने कहा, फिश, आई विल स्टे विद यू अंटिल आई एम डेड। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं क्यों ना तुम्हारे साथ मर ही जाऊं, बट डेफिनेटली आई विल नॉट लीव यू। ही अगेन सैड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर इंतजार करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, फिर से उसने मछली से कहा, Fish, I love you and respect you for your dignity and majesty, but I will kill you dead till this day ends. मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी जो क्वालिटीज हैं, डिग्निटी, मैजेस्टी, इन सब के लिए तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं तुम्हें आज, जब तक ये दिन खत्म होगा, मैं तुम्हें मार ही दूंगा। ऐसा मेरा डिटर्मिनेशन है, ऐसे मेरी इच्छा है, और ऐसा करने के लिए, क्योंकि ही वॉज बोर्न अ फिशरमैन, तो डेफिनेटली फिशरमैन का काम ही ये होता है। एंड शी इज अ फिश, और फिश का काम है टू बी हंटेड। इसके अलावा वो बार बार उसको प्यार से बोलता है ब्रदर। इस टाइप के पॉइंट्स आप याद रखें, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि सैंटियागो ने मछली को क्या कहा था, सिंबॉलिकल सेंस में क्या कहा, तो मछली को बार बार वो संबोधित करता है एज ब्रदर करके बोलता रहता है। अब वो ये भी उम्मीद कर रहा है कि मैं देखूं मार्लिन आखिर है कितनी बड़ी, ऊपर थोड़ा सरफेस पे आए पानी की, जिससे मैं उसको देख पाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि काफी इंतजार, रात तो हो ही चुकी थी, रात होने के बाद दिन भी हो चुका, सूरज चमक रहा है। धीरे धीरे उसने देखा कि अब वो एक बार थोड़ा पानी के ऊपर आई, एंड शी इमर्ज्ड, या उसने जंप किया पानी के ऊपर, एंड शी वॉज शाइनिंग लाइक सिल्वर। ऐसा लगा कि एकदम सिल्वर की तरह ब्राइट सन में, धूप में चमक रही हो।
इट वॉज द फर्स्ट व्यू ऑफ मार्लिन। वो पहली बार उसने मार्लिन को देखा, और देखने के बाद उसने देखा कि ओवरऑल जो बेसबॉल का बैट रहता है ठीक उस तरह से उसकी एक जो पंख रहते हैं मछली के साइड वाले, वो बेसबॉल बैट की तरह थे, चमकीले। एंड इट्स टेल वाज लाइक बिग साइड ब्लेड, और जैसे एक हंसिया टाइप रहता है तो उस टाइप से उसकी पूंछ चमकीली सी नुकीली सी थी। एंड इट वाज 2 फीट लॉन्गर देन हिज बोट, इट मीन्स इसकी ओवरऑल हाइट लेंथ कितनी थी, 18 फीट, 18 फीट की लेंथ की मछली उसके बोट से भी 2 फीट ज्यादा थी। नाउ सेंटियागो बिगेन टू थिंक अबाउट इट्स स्ट्रेंथ। अब वो तमाम फिलोसफीज उसके मन में आने लगी कि मछली इतनी ज़्यादा ताकतवर है, अगर उसमें थोड़ी इंटेलिजेंस होती तो डेफिनेटली वो ना केवल मेरा बोट डुबा देती बल्कि मुझे भी जीवित नहीं छोड़ती। या ओवरऑल जो लायंस हैं, व्हेल है, या और जो विशालकाय मछलियां हैं और विशालकाय जो जानवर हैं, दे आर ऑल रिप्रेजेंट द पावर ऑफ नेचर, बट इट इज अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स हु टेम ऑल द पावर ऑफ नेचर। ये सिर्फ इंसान की इंटेलिजेंस ही है जिसकी वजह से हम सब कुदरत का जो ब्रूट फोर्स है उसको विन कर लेते हैं, जीत लेते हैं, और सबको सब अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ये सब बातें वो सोचता रहा। अब इतना सब सोचने के बाद वो ये भी सोचने लगा कि डेफिनेटली मैं भी अपनी ताकत दिखा के ही मानूंगा, भले ही मैं बुजुर्ग हूँ और मेरी फिजिकल पावर उतनी ज़्यादा नहीं बची जो कभी यूथ में रहा करती थी, बट डेफिनेटली मैं भी हार नहीं मानूंगा, और मैं भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा के ही मानूंगा इस मछली को, चाहे जो भी हो जाए। ही वॉज डिटरमाइंड टू किल इट, नो मैटर हाउ बिग इट वॉज। डेफिनेटली भाई बड़ी मछली ही पकड़ने इतनी दूर तक वो आया था, तो डेफिनेटली ही वुड किल इट एंड इट्स ग्लोरी। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड। अब वो तमाम जैसे अपने लोग जब फंसते हैं कुछ सिचुएशंस में तो ईश्वर को याद करने लगते हैं कि हे भगवान ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा, तमाम मन्नतें मांगते हैं। तो उसी हिसाब से वर्जिन मैरी के बारे में वो सोचने लगा कि जब भी अगर मैं इस मछली को मारने में सफल हो गया तो मैं वर्जिन मैरी को मतलब जाकर के प्रे करूंगा, चर्च जाऊंगा और वहां जाकर के प्रार्थना किया करूंगा, ऐसा उसने अपने मन में माना। अब मार्लिन की बात कर लें, शी इज अनटायर्ड वॉरियर, वो भी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। फिर से रात हो गई और अगले दिन फिर से दोपहर हो गया, लेकिन मछली में अभी भी थकान का कोई भी नामो निशान नहीं था। एंड शी कॉन्टिन्यूड स्विमिंग एट द हायर लेवल। अब वो समझ नहीं पा रहा है तो करे क्या, क्योंकि मछली अभी भी थकी नहीं है। वो चाहता है थोड़ा ऊपर आ जाए जिससे कि मैं उसको पूरी तरह से मार सकूं। अभी भी वो मरी नहीं है, शी इज जस्ट हुक्ड। वो सिर्फ उस कांटे में फंसी है लेकिन है वो जीवित, और अभी भी उस जहाज को, जो उसका बोट है, एक्चुअली जहाज नहीं है बोट है, उसको पूरे पानी में तैरा रही है, अपने हिसाब से चल रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है उस हुक से। अब उन सारी फीलिंग्स को, अपनी थकान की फीलिंग्स को दूर रखने के लिए फिर से उसका इंटरेस्ट उसी चीज़ों पे चला गया, बेसबॉल लीग पर, कि क्या हो रहा होगा, मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो कैसे खेल रहा होगा। तो अपनी थकान को मिटाने के लिए वो इन सब बातों को सोचने लगा है फिर से। अब उसने डमाजियो से इंस्पिरेशन ली कि कैसे अपना एक पैर टूटने के बावजूद भी, हड्डी टूटने के बावजूद भी उसने खेल खेला था और जीता था। ठीक उसी हिसाब से वो उस एक्सप्लॉइट को, उस कारनामे को याद करता है। इसके अलावा वो अपना एक और कारनामा याद करता है, जब उसने एक ब्लैक मैन को कभी हराया था और हैंड रेसलिंग में हराया था एक हाथ से। और जब उसने हराया तो सारे लोग उसको कहने लगे, जब ये यूथ था तब की बात है, एल चैंपियन का इसका मतलब द चैंपियन सब लोगों ने कहा था। तो कुछ लोगों ने इसका मजाक बनाया कि नहीं नहीं तुम तुक्के में जीत गए। फिर इसने दोबारा उससे लड़ाई लड़ी, दोबारा फिर से उसको हरा दिया हैंड रेसलिंग में। तो उसको याद आया कि नहीं नहीं मेरा हाथ तो बहुत मजबूत है, मेरा जो राइट हैंड है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल द स्ट्रेंथ लाइज इन माई राइट हैंड। तो उसने अपने राइट हैंड में जो रस्सी है, जो तार है जिसमें हुक में मछली फंसी हुई है, उसको अपने राइट हैंड से फंसा लिया, और जिस थोड़ा सा कट भी जाता है लेकिन उसको कटने के बावजूद भी उसने सॉल्ट वाटर से थोड़ा सा धोया, और जैसा भी है उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसको बहुत ज्यादा लग रहा है कि काश वो थोड़ा सा सो ले, कम से कम 20 मिनट ही सो ले, लेकिन ऐसा, ही वॉज विशिंग जस्ट फॉर 20 मिनट स्लीप। लेकिन उसको लग रहा है कि जैसे ही मैं सो जाऊंगा तो हो सकता है मछली लर्च का मतलब क्या है कि उस हुक को ढीला करके निकाल ले, जंप करे, कुछ हो, निकल जाएगी, या उसको ब्रेक कर दे और पूरी की पूरी उसकी मेहनत खत्म हो सकती है। तो बिल्कुल भी नहीं सोया, क्योंकि
को पता था अगर सो जाएगा तो पूरी की पूरी मेहनत उसकी बर्बाद हो जाएगी। ही वॉज एग्जॉस्टेड बट ही कुड नॉट स्लीप। अब कुछ फेवरेबल ब्रीज बहने लगी। ब्रीज बहने से समुद्र का लेवल, पानी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठा। पानी थोड़ा सा ऊपर उठने से उसने देखा कि कुछ 30 यार्ड्स के आसपास, उसके बोट से जस्ट 30 यार्ड्स के आसपास उसने देखा कि मछली ऊपर आ रही है। एंड ही वॉज रेडी विद हिज हारपून। जो भी एक हारपून मतलब एक स्पीयर टाइप का रहता है जिससे ये लोग मछलियों को वेद वेदते हैं, पियर्स करते हैं, उस हारपून के साथ वो तैयार था उसको। एंड इसके अलावा ही वॉज डेस्परेट एंड ही वॉज ऑल्सो पेशेंट। डेस्परेट तो था ही था, कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज हैं यहाँ पे। डेस्परेट भी है और पेशेंस भी, क्योंकि पता है कि बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि फंसी फसाई मछली निकल भी सकती है। तो उसने धीरे धीरे जो रस्सी या तार है जिसमें हुक लगा रहता है, उसने धीरे धीरे उसको ड्रैग किया। और जब मछली उसके पास आ गई तो उसने उस हारपून से ही पियर्स्ड द फिश विद इट्स हारपून, with shining harpoon and killing it. Thus his brother was dead. अब ये ब्रदर कौन है? मार्लिन। तो इस तरह से वो मछली को मारने में सफल हो गया है तीसरे दिन, एट द ऑन द थर्ड डे। अब मछली तो मार दी उसने, लेकिन अब उसको किनारे तक लाना, क्योंकि बहुत गहराई तक, ये बहुत दूर तक जा चुका था, तो किनारे तक लाना भी एक डिफिकल्ट टास्क था। क्योंकि इट वाज, यहाँ पे शिप लिख गया, एक्चुअली शिप वाज बिगर देन स्किप, ये थोड़ा मिस्टेक है। द फिश वाज बिगर देन हिज स्किप। उसके बोट से भी ज़्यादा लंबाई है इस मछली की, 18 फीट, और उसका बोट 15-16 फीट का ही है। तो इसके लिए पॉसिबल नहीं था कि उस मछली को खींच के, और करीब 1000 पाउंड्स, 1500 पाउंड की उसकी उसका वजन है, 1500 पाउंड्स वेट, उसको उस बोट पर लादना अकेले पॉसिबल नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने बस उसको बांधा अपने बोट से और धीरे धीरे उसको लेकर चल दिया किनारे की तरफ। 1 घंटा वो तैरा होगा, अपने बोट को तैराया है किनारे पे लाने के लिए, कि अचानक से एक शार्क फिश आती है। और आते ही वो मार्लिन से करीब 40 पाउंड फ्लेश काट लेती है। और काटने के बाद जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो ओल्ड मैन उसको हारपून से मार देता है। हारपून से मारने के बाद क्या होता है कि वो मर तो जाती है, लेकिन धीरे धीरे डूब जाती है, क्योंकि बंधी नहीं ना उसकी लाइन से। तो डूब गई, तो डूबते डूबते उसके हारपून को भी साथ ले गई। अब सैंटियागो को अफसोस होने लगा कि ना केवल वो मार्लिन के बॉडी से 40 पाउंड के आसपास फ्लैश उसने काटा, और साथ ही साथ हारपून लेकर भी डूब गई। तो ये सैंटियागो के लिए एक नुकसान था, क्योंकि अभी और भी चांसेस, रिस्क आ सकते हैं, उसके लिए उसके पास अब कोई भी हथियार नहीं बचा था। अब उसने क्या किया, इसके अलावा जब 40 पाउंड काटा गया तो वो मार्लिन से बहुत ज़्यादा उसका लगाव हो गया उसको मारने के बाद, तो उसने उसको देखा ही नहीं। उसको बुरा लग रहा था कि हर बॉडी हैज़ बीन म्यूटिलेटेड बाय द शार्क। अब उसने अपने चाकू को अपने जो पतवार है उसमें बांध लिया, उसको एज आर्म इस्तेमाल करने के लिए, एज ए न्यू वेपन इस्तेमाल करने के लिए उसने उसको चाकू को बांध लिया। और कुछ और शार्क्स आई, उन शार्क्स को वहां से भगाने के लिए धीरे धीरे उसने सब कुछ किया, लेकिन वो चाकू भी टेढ़ा पड़ गया। और डेड मार्लिन से दूर रखने के चक्कर में, तो कुल मिला के बाद में उसने डंडे से काम किया, और अंततः अपनी मुट्ठियां भी इस्तेमाल की, लेकिन कुछ भी अंत में काम नहीं आया। जब शाम हो गई उसे थोड़ा रिलैक्स लगा कि चलो कम से कम हो सकता है अब रात में थोड़ा शहर के पास आ गया, लाइट्स दिख रही थी शहर की, उसको लगा कि शायद अब कुछ ना हो। लेकिन रात में फिर से पैक ऑफ शार्क केम। इस बार शार्क का एक और झुंड आया और उन्होंने फिर से मार्लिन को अटैक कर दिया, क्योंकि मार्लिन का जो मीट है वो शार्क के लिए बहुत ज़्यादा डिलीशियस, स्वादिष्ट था। तो सबकी सब पागल थी उसको खाने में, और वो सब आकर के उन्होंने अटैक किया। सैंटियागो ने बहुत कोशिश की अपने न्यूली फाउंड वेपन से इस्तेमाल करने की, सब कुछ, डंडा भी अंत में इस्तेमाल किया, लेकिन शार्क्स जो आई थी उन्होंने लगभग 1-1 इंच फ्लैश मार्लिन का खा लिया। और बाद में सिर्फ और सिर्फ एक स्केलेटन ही बचा था, कुछ नहीं बचा। सैंटियागो अब ये रिग्रेट कर रहा था कि अगर मैं थोड़ा पास में होता शोर के तो डेफिनेटली मैं जल्दी पहुंच जाता, और मार्लिन का मांस शार्क के द्वारा खाए जाने से बच जाता। लेकिन वो इतने अंदर जा चुका था, समुद्र में इतनी दूर तक जा चुका था, तो उसे अपने इस फैसले पे पछतावा हो रहा था कि मैं इतना अंदर तक क्यों आ गया। ही वॉज ऑल्सो मिसिंग, फिर से उसको मैंडलिन की याद आई कि अगर वो होता तो डेफिनेटली मैं बचा लेता मार्लिन को खाए जाने से। अब
थोड़ा सा डिफीटेड फील होकर के अंततः वो किनारे पर आता है, सिर्फ उस मछली का बचा हुआ स्केलेटन लेकर के। बस कंकाल बचा है, उस पे कोई भी मांस, कोई भी फ्लैश नहीं बचा है। एंड क्योंकि रात है तो उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं, वो भी अपनी झोपड़ी में सोने चला गया। अब मैडेलिन आता है उसको देखने, वो रोज उसको देखने आया करता था सुबह सुबह कि ये आया कि नहीं आया। जब वो आया उसने देखा कि वो अभी भी औंधे मुंह पड़ा हुआ है, थकान से चूर होकर के सैंटियागो। तो मैडेलिन दौड़ करके गया द टेरेस, जो रेस्टोरेंट है वहां पर, उसके लिए कॉफी लेकर आया, उसको जगाया, कॉफी पिलाई, उससे कहा कि आज के बाद मैं अ, अपने माँ-बाप की नहीं सुना करूँगा, मैं आपके साथ चला करूँगा। और ऐसे-वैसे उसने उसको फिर से कहा कि ठीक है आप आराम करिए, और वो मैदेलिन उसको आराम करने के लिए छोड़ के चला गया। तभी बहुत सारे दर्शक आए, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा, इतना जायंट स्केलेटन बंधा हुआ है उसके स्किप से। सब आकर देखने लगे, सभी लोग, इवन फिशरमैन, दे वर ऑल सरप्राइज्ड। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सैंटियागो ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है, इतनी विशाल मछली जो आज तक किसी ने पकड़ी नहीं है, इतनी विशाल मछली पकड़ के लाया। लेकिन सबको ये भी पता था कि क्योंकि वो फिशरमैन है तो पता तो था ही था कि इट्स फ्लैश वाज ईटन बाय द शार्क्स। तो सिर्फ स्केलेटन ही वो वापस लेके आ पाया। सब उसकी स्किल्स की तारीफ करने लगे। मैनलिन ने भी सैंटियागो को प्रॉमिस किया कि डेफिनेटली आई विल गो विद यू, इग्नोरिंग द एडवाइस ऑफ माय पेरेंट्स। नाउ हिज एडमिरेशन फॉर सैंटियागो इंक्रीज्ड अगेन। इसके अलावा कुछ टूरिस्ट उन्होंने देखा, कुछ फिशरमैन, सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि इतना विशाल स्केलेटन है, मतलब कितनी शानदार मछली रही होगी अगर यहाँ तक आ जाती, तो इसका इस बात ही अलग होती, स्वादिष्ट होती, स्वाद अलग होता। इसके अलावा इतनी बड़ी मछली आज तक किसी ने पकड़ी नहीं है। सब मतलब पूरा, जैसे कहते हैं कि दुनिया जो है वो उगते सूरज को नमस्कार बोलती है, चमत्कार को नमस्कार बोलती है। तो सब अब सैंटियागो को भूल गए हैं कि ही वाज गेमलेस फॉर 84 डेज। लेकिन अब सब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ एक टाइम था। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी विशाल मछली पकड़ना इस उम्र में भी अपने आप में काबिले तारीफ था। अब जब ये सब तारीफ कर ही रहे थे सैंटियागो की, तो सैंटियागो अपने उस झोपड़ी में औंधे मुंह पड़ा हुआ है, एकदम फास्ट एस्लीप, क्योंकि बहुत ज्यादा 3 रात का जगा हुआ। और सोते हुए फिर से सपना देख रहा है। सपने उसके कौन से आते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अफ्रीकन लायंस ऑन द बीच, ये सपना आता है। तो यहाँ पर ये नोवेल का अंत होता है। कोट्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो भी हैं वो काफी पॉपुलर हैं। जैसे फर्स्ट है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये एक कोट है। इसके अलावा दूसरा, नाउ इज नो टाइम टू थिंक ऑफ व्हाट यू डू नॉट हैव, थिंक ऑफ व्हाट यू कैन डू विद व्हाट यू हैव देयर। जो भी आपके पास है उससे आप क्या कर सकते हैं, ये सोचिए। ये सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है। फिश से जो कहता है, लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच, बट आई विल किल यू डेड बिफोर दिस डे एंड्स। So this was the summary of the novel, The Old Man and the Sea. I hope you would like the video and you will be able to answer the questions correctly in the coming exams. Thanks for watching. You can like, subscribe the channel for more videos. Thanks for watching.